डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का टीएस स्टडी 21 में। देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है। हमारा जो न्यू टॉपिक है, क्लास के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को बताएंगे हम आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस को बोलेंगे संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बोलेंगे मिश्रित या फिर जटिल वाक्य। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स मेरी एक बात को ध्यान से सुने। जो ये हमारा चैनल है टीएस स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको न्यू वीडियो या फिर कोई भी न्यू टॉपिक जो मैं अपने YouTube चैनल पर डालूंगा वो आपको नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो प्लीज जितने अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकालकर जो भी मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो प्लीज उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक स्टूडेंट्स। चलिए अब हम अपने जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे हम, तो सबसे पहले हमें इन दो सेंटेंस को छोड़ना है और सिर्फ सिंपल सेंटेंस के बारे में जानना है। तो सिंपल सेंटेंस किसे बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर, देखो इसकी डेफिनेशन है क्या है। जिस वाक्य में केवल एक फाइनाइट वर्ब को बोलते हैं परिमित क्रिया। परिमित क्रिया भी मैं बताऊंगा आपको, आखिर परिमित क्रिया होती क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फाइनाइट वर्ब लिख रखा है। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जैसे कि वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, वह मंदिर जाती है तो सी गोज टू टेम्पल। इसके बाद क्या लगाएंगे? इसके बाद लगाएंगे क्या, इसके बाद जो भी सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि वे जाते हैं तो दे गो, या फिर सेंटेंस आ जाता है कि वे क्या नाम है, हरिद्वार जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे गो टू द हरिद्वार। यहाँ पर वर्ब का चेंजिंग होना ही हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब को अच्छी तरीके से जानते हैं। फाइनाइट वर्ब कहते किसे हैं? जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट, जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार चेंजिंग हो, मतलब वो बदलती रहती है, तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखिए कैसे कैसे कहते हैं, दोबारा देखें। जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार बदलती रहती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब को बोलते हैं हम हिंदी में क्या, परिमित क्रिया। तो यहाँ पर मैंने फाइनाइट वर्ब के कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें बनाएंगे, फिर उसी में से बताएंगे आपको कि फाइनाइट वर्ब यहाँ कैसी कहलाएगी या फिर फाइनाइट वर्ब होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर है, अकबर एक राजा था, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, इस सेंटेंस को आसानी से बना देंगे। अकबर वाज ए, यहाँ पर लगा दो किंग। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें, ये जो वाज वाज आ रहा है यहाँ पर वर्ब भी आ सकता है, यदि हमारा सेंटेंस वर्ब वाला हो तब। यहाँ पर ये हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एफ वी मीन्स फाइनाइट वर्ब। अब दूसरा सेंटेंस है, वह मंदिर जाती है, तो इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, सी यहाँ पर लगा देंगे गोज, फिर लगा देंगे टू और फिर लगा देंगे द टेम्पल। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ पर ये गोज है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ब थी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। देखो कैसे, जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, सब्जेक्ट यहाँ पर होगा जरूर, यहाँ पर टेंस है उसके अनुसार बदलता रहता है। देखो यहाँ पर अकबर था, यहाँ पर अकबर को सिर्फ ये बताया गया कि ये एक राजा था, तो यहाँ पर बात लग गया। यहाँ पर यदि किसी स्टूडेंट्स या फिर किसी पर्सन्स का नाम आ जाए कि तुम एक छात्र हो, तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर आर शब्द हमारा आ गया, तो ये हमारी वर्ब कहलाएगी। कौन सी? फाइनाइट वर्ब, जिसे बोलते हैं परिमित क्रिया, जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती रहे उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। अब देखो वह मंदिर गई, यहाँ पर क्या था सेंटेंस, वह मंदिर जाती है, तो सेंटेंस बन गया सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग गया। लेकिन यहाँ वह मंदिर गई, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सी वेंट, इसके बाद लगा देंगे टू, फिर लगा देंगे टेम्पल। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेंट हो गया, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा है, लेकिन देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट वह था, यहाँ पर भी वह है, यहाँ पर मंदिर जाती है, यहाँ मंदिर गई। तो कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट तो खैर सेम है, लेकिन यहाँ टेंस का अंतर आ गया, टेंस के अनुसार बदल जाती है जो वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ पर वेंट आ गया, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। वह मंदिर जा चुकी है, तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए इसको बनाएंगे सी हैज
यहाँ पर लगा देंगे गॉन, फिर लगा देंगे टू और फिर लगा देंगे टेम्पल। यहाँ पर देखो सभी स्टूडेंट्स देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर पार्क वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये वह मंदिर जा चुके। तो यहाँ पर ये जो गॉन है ये हमारी गॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के मेरी इस वीडियो में सिंपल सेंटेंस के आधार पर फाइनाइट वर्ब को जाना। अब देखो इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं किस चीज के? नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को बोलते हैं अपरिमित क्रिया। तो देखो अपरिमित क्रिया की जो हमारी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार नहीं बदलती उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम भैया क्या नाम है? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। देखो यहाँ पर सेंटेंस है, मुझे खेलना पसंद है। तो यहाँ पर कभी कभी सब्जेक्ट किस रूप में आ जाता है? सब कभी कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। तो एक मिनट रुकिए, आप सभी स्टूडेंट्स एक मिनट ध्यान से सुने। मैंने ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर मुझे लिख रहा है, तो मैंने अपना जो क्या नाम है टॉपिक है कौन सा? इन्फिनेटिव और जीरेंड वाला, वो मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, मैंने वो डाल रखा है। तो क्या करेंगे आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फिनेटिव और जीरेंड का वहां पर सर्च करके देखें, तो वहां पर आपको इन्फिनेटिव जीरेंड का जरूर मिलेगा। टीएस स्टडी 21 चैनल में मैंने डाल रखा है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे खेलना पसंद है या फिर मैं खेलना पसंद करता हूँ, तो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे आई, यहाँ पर लगा देंगे लाइक, यहाँ पर आई लाइक टू प्ले। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर मैं पसंद करता हूँ क्या? खेलना। तो यहाँ पर ये जो टू है ये क्या हो गई? ये हमारी नॉन फाइनाइट कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार नहीं बदलती उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये सेंटेंस आपके समझ में तो आ गया कि किस तरीके से बना, लेकिन आपने इस सेंटेंस में ये नहीं जाना कि नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे आएगी। अभी नीचे दो एग्जाम्पल्स, तीन एग्जाम्पल्स और समझो, जब भी आप समझ पाएंगे कि नॉन फाइनाइट कैसे कहलाएगी। तो देखो उसे खेलना पसंद है, यहाँ पर मुझे की जगह उसे आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा एक सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट रूप में दे रखा है। उसे खेलना पसंद है या फिर वह खेलना पसंद करता है, तो यहाँ पर लगाएंगे ही, फिर लगा देंगे लाइक्स, यहाँ पर क्या लगा देंगे? ही लाइक्स, फिर लगा देंगे यहाँ पर टू प्ले। देखो ही लाइक्स टू प्ले, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदल गई, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार एस या ई एस लग गया, लेकिन जो चीज नहीं बदली तो वो है टू प्ले। यहाँ पर टू प्ले भी ऐसा ही है जैसा फर्स्ट सेंटेंस में था। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तीसरा सेंटेंस देखो, वे खेलने गए, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लगा दो दे, जाने के लिए गो होती है लेकिन यहाँ पर वेंट लग जाएगी, दे वेंट। यहाँ पर लगा देंगे टू प्ले। देखो वे गए, क्या करने गए? खेलने गए, तो यहाँ पर टू प्ले आ गया। तो इस वाले सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में टू प्ले, दूसरे वाले सेंटेंस में भी टू प्ले और तीसरे वाले सेंटेंस में भी टू प्ले। वाक्य में सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार ये नहीं बदल रहे, शुरू वाली चीज बदल रही है, जो चीज नहीं बदल रही वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब देखिए सीता खेलने जा चुकी है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को बना दो। यहाँ पर सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सीता हैज, फिर लगा दो गॉन, सीता हैज गॉन, सीता जा चुकी है क्या करने? खेलने, तो टू प्ले, तो सीता हैज गॉन टू प्ले। तो ये सेंटेंस में भी टू प्ले आ गया। तो ये जब टू प्ले आ गया तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। चलिए अब यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं, यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं, उनको हम किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है या फिर मैं नृत्य करना पसंद करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है, तो देखो आई यहाँ पर लगा देंगे एंजॉय, यहाँ पर आई एंजॉय, यहाँ लगा देंगे डांसिंग, यहाँ पर सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज था, यहाँ पर जीरेंड का यूज है। तो देखिए इन्फिनेटिव जीरेंड आखिर होते क्या है? मेरी वीडियोस में देखिए, मैंने इन्फिनेटिव और जीरेंड हर टॉपिक डाल रखा है, इन्फिनेटिव का भी और जीरेंड का। तो देखिए आई एंजॉय डांसिंग, तो यहाँ पर ये डांसिंग हो गया, ये हमारी क्या है? एक प्रकार से नॉन फाइनाइट वर्ब है। उन्हें नृत्य करने में आनंद आया, उन्हें नृत्य में आनंद आया, तो इसे कैसे बनाएंगे? दे एंजॉयड, यहाँ लगा देंगे डांसिंग। तो देखिए यहाँ पर ये चीज हमारी नॉन फाइनाइट है। देखो सब्जेक्ट भी आ रहा है और टेंस भी आ रहा है, उसके अनुसार ये चीज नहीं बदल रही, तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएंगी। चलिए जैसे हमने आपको क्या बताया? सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको बताया। सिंपल सेंटेंस में निकलकर फाइनाइट वर्ब आई, इसके बाद फिर नॉन फाइनाइट भी आई, आती तो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने अपनी तरफ से जानबूझकर बताया आपको। क्यों? देखिए अब हम जानते हैं क्या कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का यूज किस तरीके से करते हैं और इनकी डेफिनेशंस भी जानते हैं विस्तार से।
देखिए कंपाउंड सेंटेंस इसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य। और यहाँ पर ये कंपाउंड सेंटेंस की क्या है? परिभाषा है। तो देखो क्या है, इन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज को बोलते हैं क्या? मुख्य उपवाक्य। ये सब मैंने अब से लास्ट वाली वीडियो में सब डाल रखा है। टाइप्स ऑफ क्लॉज कितनी होती हैं? 3 होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बारे में मैंने सब कुछ डाल रखा है डिटेल में, आप जाकर उसे देखिए। यहाँ पे सिर्फ मुझे अपना कंपाउंड सेंटेंस को ही कंप्लीट करना है। जैसे सिंपल किया, कंपाउंड करना है, फिर इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स करेंगे। देखिए इन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज जिसको बोलते हैं मुख्य उपवाक्य होती है, तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज अवश्य होती है। जो प्रिंसिपल क्लॉज से क्या होती है? एडिंग होती है उसमें, मतलब जुड़ी होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं संयुक्त वाक्य आखिर होते क्या है। तो देखो यहाँ पर मैंने संयुक्त वाक्य लिख रखा है। संयुक्त वाक्य क्या कर रखा है? यहाँ पर लिख रखा है। देखो क्या है, यह एक ऐसा संयुक्त वाक्य होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, उपवाक्य या क्लॉज होते हैं जो समन्वयकारी संयोजकों जैसे और, लेकिन या इसलिए या फिर अर्धविराम से जुड़े होते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम क्या? संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस लिख रखे हैं, ज्यादा नहीं लिख रखा। यहाँ पर सिर्फ 2 सेंटेंसेस लिख रखे हैं। देखो क्या है यहाँ पर, देखो सबसे पहले लिख रहा है मैं पार्क जाना चाहता था लेकिन बारिश होने लगी। लेकिन क्या होने लगी? बारिश होने लगी। तो देखो आई वांटेड, मैं चाहता था, टू गो, जाना, टू द पार्क, पार्क में। बट का अर्थ हो गया लेकिन। यहाँ पर ये लेकिन क्या है? लेकिन यहाँ पर हमारा एक समन्वयकारी है। इट बिगेन टू रेन, यहाँ पर यूज ऑफ बिगेन टू आ गया। वीडियोज में देखिए आप मेरे टीएस स्टडी 21 में, जो मतलब मेरा खुद का चैनल है, अपनी हार्ड वर्किंग से जो मैंने ये सेंटेंसेस वगैरह और जो भी टॉपिक्स हैं मैंने कंप्लीट कराए। तो आप प्लीज यहाँ समझने से बेहतर होगा, कोई भी मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ उसमें अगर कुछ भी नया आ जाता है तो वो मैंने लास्ट वीडियोज में डाल रखा है ताकि आपको काफी आसानी हो। तो इट बिगेन टू रेन, यहाँ पर बारिश होने लगी। इस सेंटेंस में मैंने एक डैश लगाकर एरर लगा दिया। यहाँ पर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी या फिर वर्षा शुरू होने लगी। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेज है। तो यहाँ पर देखो क्या है, अगला वह चला गया, उसके बाद मैं चला गया, तो ही लेफ्ट, वह चला गया। तो यहाँ पर जैसे ये डबल लग रहा है ऐसे यहाँ पर ये भी लगेगा। यहाँ पर ये लगा देंगे अर्धविराम, देन आई लेफ्ट, उसके बाद मैं चला गया। अब सुनो, सबसे पहले हम मेन चीज को जानते हैं। देखिए मेन चीज क्या है यहाँ पर ये आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट को क्या बोलते हैं? यहाँ पर आ जाइए, एक उपवाक्य जो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य हो सकता है। जो अपने आप में एक क्या हो सकता है? पूर्ण वाक्य हो सकता है। पूर्ण का अर्थ होगा पूरा या फिर कंप्लीट हो सकता है। जैसे क्या नाम है, स्वतंत्र वाक्य है, उसमें पूरा हो सकता है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद देखो ये है समन्वयकारी। समन्वयकारी समझ लो ये क्या है? ऐसे शब्द जो 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और या फिर लेकिन। और भी शब्द आएंगे जैसे क्योंकि, जैसे ही, इसलिए, अतः, बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ पर और लेकिन। देखो यहाँ पर मैंने ये 2 क्यों लिखे हैं? यहाँ पर मैंने 2 इस वजह से लिखे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी तो 2 लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है मैं पार्क जाना चाहता था, यहाँ पर लेकिन शब्द आ गया। लेकिन शब्द आ गया तो ये हमारा समन्वयकारी हो गया। इसके बाद देखो और शब्द आ रहा है, और शब्द आ रहा है। और का मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सेंटेंस आता है वह चली गई और मैं आया, तो ये सेंटेंस में क्या है? और आ गया। पहला वाला और दूसरा वाला इसमें एडिंग है। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर इसमें एंड, मतलब एंड लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो ये हो गया। इसके बाद देखो क्या है? इसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम किसे बोलते हैं? यहाँ से आ जाइए, देखो क्या है? विराम चिन्ह जो 2 संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं, अर्धविराम। देखो यहाँ पर ये समझा दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर ये है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस देखो क्या है? कंपाउंड सेंटेंस कुछ भी नहीं है। क्लासेस के आधार पर जो हमारी 3 वो होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और हमारी सबऑर्डिनेट क्लास। देखो ये है कंपाउंड सेंटेंस, सिर्फ ये है प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट क्लास, इन दोनों का एडिंग, ये आपस में और कुछ नहीं है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्या करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शंस जो होते हैं हमारे, उनका यूज किस तरीके से करते हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मुख्य कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिनको बोलते हैं हम समन्वय संयोजन। ये हमारे निम्न होते हैं। हमने क्या देखा, हमने सिर्फ ये देखा कि कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है। इसमें क्या नाम है हमारा, अर्धविराम, समन्वय और भी मतलब बहुत सारी चीजें हमने देखी, परिभाषा देखी। इसमें हमने एक चीज लास्ट में, इसको करने से पहले या फिर इसको समझाने से पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, कंपाउंड सेंटेंस डैश प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये जाना। यहाँ पर वही चीज अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर समन्वय संयोजन है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज हम वाक्य बनाने के लिए करते हैं। उसमें अगर हम एक बात कहते हैं फिर उसके बाद दूसरी बात कहते हैं तो उसके बीच में क्या चीज जुड़ती है, वही तो हमारा क्या है, वही हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कंजक्शन होते हैं, जैसे मतलब यहाँ पर यूज किए जाते हैं। देखो एंड होता है, एंड को बोलते हैं, और बट को बोलते हैं, लेकिन, किंतु, और भी बोलते हैं शब्द जैसे कि परंतु, बल्कि। देखो यहाँ पर यट, यट या फिर स्टिल आ जाए, इसको बोलेंगे हम फिर भी। इसके बाद एल्स या फिर अदरवाइज, एल्स को बोलेंगे या अदरवाइज, इन दोनों को बोलेंगे नहीं तो, नहीं तो या अन्यथा या फिर वरना। इसके बाद आता है सो, देयरफॉर, हेंस। ये तीनों ही एक अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका जो हिंदी में मीनिंग निकलेगा, अर्थ निकलेगा, वो निकलेगा अतः या इसलिए। देखो मैं आपको ये ध्यान से समझा रहा हूँ, तो आप भी मेरी वीडियो को देखने से पहले अपनी कॉपी और क्या नाम है पेन वगैरह लेके अच्छी तरीके से क्या नाम है समझें। और कोई भी अगर टॉपिक से रिलेटिव आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट करें, या फिर आप मुझसे क्या नाम है पूछने की कोशिश करें। आपकी कमेंट अगर मैं देखूंगा, जरूर देखूंगा, 100% देखूंगा आपकी। यदि मैं इमीडिएटली नहीं देख पाता हूं तो कभी ना कभी मैं आपकी कमेंट जरूर देखूंगा, लेकिन 24 आवर्स तक मैं आपकी कमेंट्स जो आप करेंगे मुझे, मैं उसे जरूर देखूंगा और आपका रिप्लाई तुरंत देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद है फोर, फोर का अर्थ होगा क्योंकि। इसके बाद है एज वेल एज, इसको बोलेंगे और भी। अब इसके बाद आता है बोथ एंड, इसको बोलेंगे हम क्या नाम है दोनों और। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं इन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के अकॉर्डिंग, इनको हम बनाते हैं किस तरीके से बनेंगे। देखो हम आगरा गए, यहाँ पर सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, हम आगरा गए। इसके बाद क्या, ताजमहल देखा, इसके बीच में क्या आ गया, और शब्द आ गया। ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। इस कंपाउंड सेंटेंस में इन चीज का जो यहाँ पर निकल के आएगा अर्थ वो जरूर आएगा। तो देखो हम की अंग्रेजी आएगी यहाँ पर वी, हम गए, वेंट, वी वेंट, यहाँ पर लगा देंगे टू और फिर लगा देंगे आगरा। ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, हम आगरा गए। इसके बाद और के लिए क्या लगा देंगे एंड, यहाँ लगा दो देखने के लिए सा, फिर लगा देंगे ताजमहल, यहाँ पर सा ताज और यहाँ लगा देंगे महल, यहाँ पर सात ताजमहल। तो यहाँ पर ये एंड शब्द क्या हमारा कंपाउंड सेंटेंस से जुड़ा हुआ, कंपाउंड सेंटेंस से एडिंग हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जिसे बोलते हैं समन्वय संयोजन। देखो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक अध्यापक हूँ। ये क्या है, मैं एक अध्यापक हूँ, फिर भी यहाँ पर फिर भी आ गया, फिर भी हमारा फिर क्या है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो सबसे पहले सेंटेंस उस तरीके से बनाएंगे हम, स्टूडेंट्स जितने भी हैं आप मेरी बस बात को ध्यान से समझें। देखो सेंटेंस उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं। यदि हमारी कोई भी क्या नाम है मतलब क्लास में क्या नाम है कोई भी टॉपिक कैसा है उसको हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनेगा, ये सब चीज छोड़ दो। हमें कोई भी चीज समझने से पहले हमें 0 पॉइंट से स्टार्टिंग करना पड़ता है। हमें एक पॉइंट होता है लो, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। शुरू वाले कॉन्सेप्ट समझ लो स्टार्टिंग से, फिर हम आगे के लिए क्लियर होते चले जाते हैं। तो देखो मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। तो यट लगा देंगे यहाँ पर, यट लगा दो, या फिर यहाँ पर स्टिल लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। बाय द वे मैंने यहाँ पर यट लगाया, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर लगा देंगे आई, फिर यहाँ लगा देंगे रीड। यहाँ पर होता पढ़ाता हूँ। देखिए एक बात ध्यान से सुने, यदि कोई टीचर पढ़ता है तो रीड लगाएंगे, स्टूडेंट पढ़ता है तो रीड लगाएंगे। यदि कोई टीचर पढ़ाता है तो वहां पर टीच लगेगा, ई आर उसमें ऐड हो जाता है, ये डिग्रीज होती हैं। यदि कोई क्या होगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर पढ़ाता है तो वो रीडर होगा मतलब पढ़ने वाला होगा, लेकिन वहां पर उसकी जो वैल्यू वो टीचर्स के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर ये यट, ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है, कंपाउंड सेंटेंस में एडिंग हुआ। इसके बाद वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है, तो यहाँ पर लगाएंगे ही इज, फिर लगा दो रिच, वह अमीर है। देखो लेकिन आ गया, यहाँ पर लेकिन को छोड़ते हैं, लेकिन की जगह अगर हम किंतु जोड़े तो देखो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, वह अमीर है किंतु खुश नहीं है, परंतु खुश नहीं है। तो ये सब सेंटेंसेस में हो जाता है। तो ही इज रिच, यहाँ पर लगा देंगे बट, खुश नहीं है तो खुश के लिए लगा देंगे हैप्पी, यहाँ पर क्या लगा देंगे हैप्पी, लेकिन खुश नहीं है तो ये नहीं आ गया। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बट क्या नाम है
अनहैप्पी। यहाँ पर अनहैप्पी लगाने से सेंटेंस हमारा कंप्लीट बन गया और ये सेंटेंस में हमारा क्या आ गया, बट आ गया। धीरे धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे। ये सेंटेंस सभी स्टूडेंट्स आप से फिर कह रहा हूं मैं, ये सेंटेंस क्या, धीरे धीरे चलो। इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, क्या आ गया, इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमारा जो क्या नाम है सब्जेक्ट होता है यू, वो छिपा रहता है। एक्टिव पैसिव में भी कभी कभी लगा देते हैं, क्या नाम है, जो एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं, कोई सेंटेंस होता है जैसे डू इट, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे करेंगे, क्या नाम है, लेट इट बी डन, या फिर लेट इट बी डन बाय यू, या फिर इट शुड बी डन, या इट शुड बी डन बाय यू, इस तरीके का यूज करते हैं। यहाँ पर बाय यू हमें जबरदस्ती लगाना पड़ता है। जबरदस्ती क्या है, वो इसमें क्या नाम है, इट शुड बी डन से भी बन जाएगा, लेट इट बी डन से भी बन जाएगा। यहाँ पर बाय यू क्यों लगाते हैं, हमें दिखाना पड़ता है सभी स्टूडेंट्स को कि यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस में यूज जो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है, जरूर होता है नहीं, होगा और है भी, तो यहाँ पर ये छिपा रहता है। तो इस वाले सेंटेंस में अगर हमारा कोई चीज दे रखा है तो क्या नाम है, इंपरेटिव सेंटेंस में बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करेंगे, एक बार मैं बता रहा हूँ। टाइम हमारे पास बहुत कम है क्योंकि ये टॉपिक हमें कंप्लीट भी करना है और अभी हमें बहुत सारा काम करना है। तो देखो धीरे धीरे चलो, कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने, जिस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आ जाती है तो वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। सब्जेक्ट का वहां यूज नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे चलो, तो यहाँ पर चलने की अंग्रेजी लगा देंगे वॉक, धीरे धीरे, धीरे की होती है स्लो, स्लोली लगा देंगे, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। नहीं तो के लिए देखो यहाँ पर क्या है, नहीं तो देखो कहां पर है इसमें, यहाँ पर नहीं तो के लिए क्या है, एल्स आ रहा है, अदरवाइज आ रहा है या अन्यथा। यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं तो एक मिनट के लिए हटा दो, अन्यथा या फिर वरना शब्द को जोड़ें तो देखो क्या आ जाएगा, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। नहीं तो, फिर नहीं तो गिर जाओगे, अन्यथा गिर जाओगे या वरना गिर जाओगे। मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। बस कहने का क्या है, हमारा शब्द सेंटेंस तो वही है लेकिन कहने का अर्थ अलग अलग है। तो वॉक स्लोली, अदरवाइज लगाओ, वॉक स्लोली अदर, यहाँ पर लगा देंगे वाइज, नहीं तो गिर जाओगे। कौन गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे। मैंने अभी बोला यहाँ पर यू इंपरेटिव में छिपा रहता है तो यहाँ लगा देंगे यू, फिर लगा देंगे विल, यहाँ पर क्या लगा देंगे फॉल, फॉल का मतलब गिर जाओगे भैया, जब गिरोगे तो नीचे गिरोगे तो इसलिए यहाँ पर डाउन लगेगा। तो ये हमारा अदरवाइज कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हुआ कंपाउंड सेंटेंस में। उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया। तो उसने मेहनत नहीं की तो ही डिड नॉट, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ही डिड नॉट वर्क, वर्क लगा देंगे। मेहनत नहीं करने का मतलब होता है हार्ड, वर्क हार्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं करी इसलिए आ गया। अब यहाँ सेंटेंस देखो कहाँ है, ये आ रहा, ये आ गया, अतः इसलिए हैंस, यहाँ पर अतः आ जाए, उसने मेहनत नहीं की अतः फेल हो गया। मैच कर रहा है अच्छा खासा, इसलिए भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सो देयरफॉर हैंस कुछ भी लगा सकते हैं। फिलहाल हमारा जो कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर सो लगाओ, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं करी, सो इसलिए फेल हो गया। तो यहाँ पर कौन फेल हो गया, वह, तो यहाँ पर लगा देंगे ही, यहाँ पर लगा दो फेल्ड, यहाँ पर क्या लगा देंगे, फेल्ड लगा देंगे, या फिर यहाँ ही बिकेम टू फेल। इसके बाद वह तेज नहीं दौड़ सकता, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये सो आ गया तो ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हो गया कंपाउंड सेंटेंसेस में। देखो वह तेज नहीं दौड़ सकता तो यहाँ पर क्या लगाएंगे ही, फिर लगा दो कैन नॉट, ही कैन नॉट, दौड़ने की लगा देंगे रन और तेज की हो जाएगी फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता। अब देखो ये क्योंकि आ गया, क्योंकि हमारा देखो कहाँ पे है, यहाँ पर क्योंकि कहाँ है, ये रहा क्योंकि, इसके लिए फोर आ गया तो ये हमारा यहाँ फोर लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ फोर लगाएंगे, वह अस्वस्थ है। देखो स्वस्थ की होगी हेल्दी और अस्वस्थ की होगी अनहेल्दी। कैसे, बाय द वे आप यहाँ ध्यान दो, खुश की अंग्रेजी होती है हैप्पी और खुश के साथ आ रहा नहीं तो ये क्या हो जाएगा अनहैप्पी। तो ऐसे ही यहाँ पर स्वस्थ की लगाओ, पहले हेल्दी लगाओ, हेल्दी, लेकिन यहाँ पर लगा देंगे अन और हेल्दी। तो यहाँ पर ये फोर शब्द क्या हो गया हमारा, फोर शब्द हो गया हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इसके बाद वह चित्रकार है और लेखक भी। तो देखो यहाँ पर लगाएंगे ही इज ए, चित्रकार के लगाओ पेंटर, ही इज ए पेंटर और लेखक भी। तो क्या लगाएंगे, देखो और भी के लिए देखो कहाँ है, एज वेल एज, तो यहाँ पर लगा दो एज, फिर लगा दो वेल एज, फिर लगा देंगे ए, फिर यहाँ लगा देंगे राइटर, एज वेल एज ए राइटर। तो यहाँ पर देखो ये सेंटेंस है तो यहाँ पर एज और वेल एज ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक प्रकार से कोऑर्डिनेट कंजक्शन। देखो राइटर, यहाँ पर राइटर हो गया तो देखो एज वेल एज हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। देखिए वह न केवल लेखक था बल्कि कवि भी था। तो कैसे करेंगे, ही वाज, यहाँ पर न और केवल के लिए देखो क्या है, ये लिख रहा है न केवल, इसके लिए लगा दो नॉट ओनली, ही वाज नॉट ओनली ए राइटर।
ए राइटर बन गया। ही वाज नॉट ओनली ए राइटर। इसके बाद क्या, बल्कि, बल्कि के लिए क्या लगा देंगे, बट आल्सो, यहाँ लगा देंगे बट, फिर लगा देंगे आल्सो, फिर लगा दो ए पोएट। देखो यहाँ पर नॉट ओनली आ गया, यहाँ पर बट आल्सो आ गया। तो सभी स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या नाम है, इस तरीके से बनेंगे ये हमारे क्या नाम है सेंटेंसेस जो होते हैं, किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज इस तरीके से होगा। ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्या, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, समन्वय संयोजन लिख रखा है, ये इतने नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो क्या नाम है, इसके बाद हम आपको जो बताएंगे, अब क्या बताएंगे, अब हम आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बार और फिर से बताते हैं, ये सेंटेंस आप अच्छी तरीके से देखें, समझें, आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप अपनी नोटबुक लें और पेन लें और मेरी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उसे पढ़ें, उसके बारे में अधिक से अधिक जानें। जैसे यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस था, धीरे धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे। ये सेंटेंस किस तरीके से बना, मैंने यहाँ पर यू किस तरीके से लगा दिया, यहाँ पर ये तो सब लगेगा अदरवाइज वगैरह। तो ये सब चीज़ें आप इंपरेटिव सेंटेंस की यूट्यूब पर क्या नाम है मैंने वीडियो वगैरह डाल रखे हैं, उन्हें आप पढ़ें अच्छी तरीके से, आपके अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब हम कंपाउंड सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जानना है इसी की तरह। तो आइए अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को शुरू करते हैं। देखिए अब हम आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान क्या होती है और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं जटिल या फिर मिश्रित वाक्य। इसकी भी एक पहचान है, क्या है, देखो, वह वाक्य, क्या, वह वाक्य जो एक प्रिंसिपल क्लास को बोलते हैं मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक या फिर एक या एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास होती है, क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लास। उस सबऑर्डिनेट क्लास में क्या नाम है, जो क्लास होती है ना वो तीन होती है हमारी। पहली होती है नाउन क्लास, दूसरी होती है एडजेक्टिव क्लास और तीसरी होती है एडवर्ब क्लास। तो आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार की होती है तो उसके बारे में बताएंगे। देखो नाउन क्लास को बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लास को बोलेंगे विशेषण उपवाक्य और एडवर्ब क्लास को बोलेंगे क्या, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम नाउन क्लास के लिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो नाउन क्लास के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखो क्या लिख रखा है, यह एक ऐसा उपवाक्य होता है जिसमें एक विषय और क्रिया होती है, लेकिन यह खुद में अपना पूरा वाक्य का जो अर्थ होता है ना वो कभी भी प्रकट नहीं करती, तब हम उसे नाउन क्लास बोलते हैं। और देखो नाउन क्लास में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास के आधार पर नाउन क्लास है। देखिए क्या है, ये नाउन क्लास का आरंभ जो होता है, आरंभ का अर्थ होता है शुरुआत, या फिर कोई चीज है वो शुरू हो रही है, वो निम्न शब्दों से होती है। जैसे किया जाता है वाक्य में, जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं, उसने कहा कि तुम हरिद्वार जा रहे हो, तो ऐसे वाक्य में पहले वाला और तीसरे वाले के बीच में जो की शब्द आता है उससे पता लगता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है ना हमारी, वो उसमें नाउन क्लास का यूज किया गया है। तो देखो की के लिए दैट क्या शब्द आ जाए तो वहां पर इफ या वेदर लगाएंगे, इफ या वेदर क्यों लगेगा, यहाँ पर क्या की अंग्रेजी व्हाट क्यों नहीं लगेगी, वो भी मैं सब बताऊंगा। यहाँ पर ये 5 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं मैंने, ये 5 एग्जाम्पल्स में आप इनका यूज किस तरीके से करेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, और इफ या वेदर क्यों लगा, यहाँ पर व्हाट क्यों नहीं लगा वो भी बताऊंगा। फिलहाल आप इन्हें देखिए, देखो कौन या किसने, इसके लिए लगाएंगे हम हु, इसके बाद जो कुछ के लिए लगाएंगे हम व्हाट, कहाँ के लिए वेयर, क्यों के लिए भाई, और कब के लिए आ जाएगा हमारा व्हेन, कैसे के लिए हाउ, कौन सा या कौन सी के लिए आएगा हमारा व्हिच। तो चलिए इन्हें अच्छी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स को जानना है और समझना है, उसके बाद अपनी नोटबुक और पेन लेकर अच्छे से करना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम क्लियर करेंगे, उन्हें हम बनाएंगे अच्छे से, इनका यूज किस तरीके से यहाँ पर कैसे होगा वो सब देखना आप। देखो मुझे पता है कि वह मेरा दोस्त है, तो इस वाले सेंटेंस में नाउन क्लास इस चीज से निकल के आ रही है, तो देखो मुझे पता है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं मैं जानता हूँ कि वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे आई, जानने के लिए लगा देंगे नो, आई नो मुझे पता है या फिर मैं जानता हूँ। की के लिए यहाँ पर दैट लगा देंगे। देखो यहाँ पर की शब्द के लिए दैट आ गया,
अभी मैंने नाउन क्लास में आपको बताया था, यह एक ऐसी क्लास होती है जिसमें एक विषय और एक क्या होती है, हमारी क्रिया होती है। विषय और क्रिया होती है। दरअसल यह खुद में पूरा वाक्य का जो अर्थ होता है वो नहीं निकलता, खुद पूरा वाक्य कंप्लीट नहीं होता। देखो मुझे पता है कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, उसने बोल दिया। इस वाले सेंटेंस को अगर देखोगे थोड़ा डीपली तो यहाँ पर पता नहीं लगा सकते कि वाक्य पूरा है या नहीं। तो यहाँ पर इसको बनाते हैं, चलिए। आई नो, मैं जानता हूँ, या फिर मुझे पता है, दैट ही, वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर लगाएंगे ही, फिर लगा दो इज, यहाँ पर लगा देंगे माई और फिर फ्रेंड। ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज ये आइए निकल के। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक प्रकार से नाउन क्लॉज। इसके बाद मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। अब देखो इस सेंटेंस में की शब्द भी आ गया और कहाँ शब्द भी आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रकार से नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज है। इस वाक्य में की शब्द की अंग्रेजी मैंने ऊपर दैट लगाई, यहाँ पर नीचे कहाँ शब्द भी आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें की शब्द की नहीं लगानी, हमें कहाँ शब्द की अंग्रेजी लगानी है। क्यों लगानी है, क्योंकि यदि कोई वाक्य हमारा की शब्द के बाद कहाँ शब्द, प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, तब हम उनकी शुरुआत इफ या बेहतर से करते हैं। इफ या बेहतर से करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वाक्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द अगर आ जाता है तब हम क्या करते हैं, तब हम वाक्य में उस शब्द की, प्रश्नवाचक शब्द की, जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये अगर आ जाते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं, उनकी अंग्रेजी हम इफ या बेदर लगा देते हैं। इफ या बेदर कब लगाते हैं, जब यहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा। देखो नीचे नीचे मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, देखो ये रहा, अनु को नहीं पता कि क्या मैं एक कवि हूँ। यहाँ पर की शब्द भी आ गया और क्या शब्द भी आ गया। ये सेंटेंस इफ या बेदर से कैसे बनेगा वो चीज हमें जाननी है, लेकिन यहाँ फिलहाल हमें यह समझना है कि वह कहाँ रहता है। तो कहाँ की अंग्रेजी यहाँ वेयर लगेगी, फिर उसके बाद रहता है। ये सेंटेंस हमारा सिंपल बन जाएगा, बिल्कुल असर्टिव बना देंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसे आई, फिर लगा देंगे डू नॉट, मैं नहीं, जानने के लिए नो लगा देंगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। कहाँ के लिए वेयर का यूज करेंगे, कहाँ शब्द के लिए वेयर का यूज करने के बाद वह रहता है, तो ये वाक्य हमारा असर्टिव में बनेगा। तो ही रहने के लिए लगा देंगे लिव, लिव में एस लग जाएगा, तो ये हमारा वाक्य असर्टिव बन जाएगा। जो कुछ वह कहती है उसे सुनो। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले जो और कुछ ये आ रहा है, तो यहाँ पर जो कुछ कहाँ है, देखो जो कुछ के लिए भाट आ रहा है, जो कुछ के लिए भाट आ रहा है। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम ऐसे सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं, जब इंपरेटिव सेंटेंस में यदि कोई सेंटेंस दे रखा है और उसमें नाउन क्लास के कुछ शब्द दे रखे हैं, तो उस वाले सेंटेंसेस में हम क्या नाम है, हम जो शुरुआत करते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस से करते हैं। तो सुनने के लिए लगा देंगे लिसन, यहाँ पर लगा देंगे लिसन, इसके बाद लगा देंगे टू हार्ट, लिसन टू हार्ट। इसका अर्थ निकलेगा सुनो जो कुछ। ये सेंटेंस बन गया लिसन टू हार्ट, जो कुछ सी सेज, वह कहती है। यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। यहाँ पर हार्ट शब्द हमारी नाउन क्लास कहलाएगी। इसके बाद अनु को नहीं पता कि क्या मैं एक कवि हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे अनु, फिर यहाँ लगाएंगे डज नॉट, अनु डज नॉट, पता होने के लिए होगा नो, अनु डज नॉट नो, अनु को नहीं पता या फिर अनु नहीं जानती है। की शब्द को छोड़ दो, क्या शब्द आ गया। तो कहने का अर्थ यह होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा क्या क्या वाक्य में आ गया। तो यहाँ पर क्या शब्द के लिए इफ या बेहतर में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ, इफ के बाद मैं एक कवि हूँ, बना दो इसे कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट का यूज हो जाएगा यहाँ पर। इफ आई एम ए पोएट, तो ऐसे सेंटेंसों में इफ का यूज और वेदर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इफ हमारा क्या हो गया, इफ हमारा हो गया एक प्रकार से नाउन क्लास। यह खबर कि वह गलत, कि वह मर गई, गलत है। तो यह खबर के लिए फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, द न्यूज, यह खबर, की के लिए फिर दैट लगा दो, वह मर गई, वह मर गई है। तो देखो दैट सी हैज डाइड, वह मर गई है, इसके बाद गलत है, तो यहाँ लगा देंगे इज और फिर इसके बाद लगा देंगे रॉन्ग, गलत है। तो देखो यहाँ पर जो ये दैट आ गया, दैट हमारा नाउन क्लास हो गया। चलिए अब हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास में जो हमारी नाउन क्लास होती है उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम एडजेक्टिव क्लास को किस तरीके से जानेंगे, ठीक इसी तरीके से जानेंगे जैसे हमने नाउन क्लास को जाना। आइए अब हम नाउन क्लास के बाद सबऑर्डिनेट क्लास में एडजेक्टिव क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम जानते हैं क्या,
एडजेक्टिव क्लॉज, इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले इसका यूज भी जानेंगे हम, लेकिन इसकी पहचान, इसमें और भी कुछ चीज आती है एडजेक्टिव क्लॉज में, तो वो क्या क्या आती है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एडजेक्टिव क्लॉज लिखा है ठीक नाउन क्लॉज के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैंने इसकी भी पहचान लिखी है जैसे नाउन क्लॉज की लिखी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वह उपवाक्य है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह वाक्य में मुख्य उपवाक्य से जुड़ा होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है ना उससे जुड़ा होता है, और इसकी शुरुआत जो हमारी रिलेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं सापेक्ष सर्वनाम, सापेक्ष सर्वनाम भी बोल सकते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं संबंध सर्वनाम या फिर रिलेटिव एडवर्ब, सापेक्ष क्रिया विशेषण। जैसे इन वाक्यों में क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, जैसे कि सब, जैसे कि इसमें क्या होता है, जो, कौन, जिसने या फिर जिसको आदि, ये शब्द हमारे जुड़े हुए होते हैं। पहली बात यदि हम बोल रहे हैं उसके बाद जो भी बात बोलेंगे उनमें ये सब चीजें, जो, कौन, जिसने, जिसको, ये सब चीजें जुड़ी होती है। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स, इनको हम सबसे पहले जानेंगे। यदि हम इनको नहीं जानेंगे, डायरेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज बताएंगे, तो फिर आप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही चीज रहेगी कि सर ने हमें एडजेक्टिव क्लॉज तो बता दिया लेकिन हमें रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में नहीं बताया। तो चलिए यहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउंस डाल रखा है। रिलेटिव प्रोनाउंस को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिख रहा है मैंने, यह एक ऐसा सर्वनाम होता है, यह एक ऐसा सर्वनाम होता है जिसका उपयोग किसी वाक्य में एक स्वतंत्र खंड, खंड भी हमारा क्या है, खंड, उपवाक्य या फिर वाक्यांश, ये सब हमारी क्लास की हिंदी होती हैं, को दूसरे खंड से जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिख रखे हैं, जैसे ये लिख रखा है जो, या फिर यह, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, विच, और, या फिर दैट, ये दैट के समान होता है। क्या क्या चीज दैट के समान होता है, एक बात हम दोबारा से रिपीट करते हैं, जो, यह, ये हमारा हु, विच और ये सब हमारे दैट के समान होते हैं। कौन से, हु और विच दैट के समान होते हैं। दूसरा देखेंगे जिसका, जिसके के लिए होता है यह, ये हमारा हुज के समान होता है। इसके बाद जिसको, यह जो होता है हमारा हुम के समान होता है। इसके बाद जिसे, ये जो होता है हमारा यह हु होता है, और विच के ये बिल्कुल समान होता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स बना दिए। अब हमने एग्जाम्पल्स बना दिए, यहाँ पर ये इसकी इंग्लिश है, तो सबसे पहले हम इन एग्जाम्पल्स को जानेंगे, फिर इसके बाद रिलेटिव एडवर्ब को जानेंगे, जब इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज विस्तार से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो लड़का आया वह मेरा भाई है, तो देखो इसमें जो आ गया, जो की अंग्रेजी यहाँ पर हुआ है, और भी चाहिए, ये बिल्कुल दैट का काम कर रहा है। नाउन क्लॉज में दैट का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, यहाँ पर हु की हिंदी जो है वो दैट है, सॉरी, हु की हिंदी जो है वो क्या है, जो है। यहाँ पर देखो जो लड़का, तो जो को छोड़ दो, लड़के की अंग्रेजी लगा देंगे द बॉय। इसके बाद जो, हु केम आया, ये वाक्य बन गया, जो लड़का आया वह मेरा दोस्त है, ही इज माई ब्रोदर, ही इज माई ब्रोदर। यहाँ पर ही नहीं लगाया हमने, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर वह का काम कर रहा है, बिल्कुल हो, मतलब जो हमारा यहाँ पर दे रखा है वो बिल्कुल वह का काम कर रहा है। तो द बॉय हु केम इज माई ब्रोदर। इसके बाद नेक्स्ट है, यह वह किताब है जिसका मैंने तुम्हें पहले बताया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो देखो, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, दैट, यहाँ पर दैट आ गया। आई टोल्ड यू बिफोर अबाउट, यहाँ पर कभी कभी हु और विच आ जाते हैं, ये दैट का भी यूज हो जाता है, लेकिन ये दैट के ज्यादातर समान होते हैं। ये चलिए, ये हमने जान लिया। अब रिलेटिव एडवर्ब्स किसे कहते हैं उसको भी जान लो, फिर उसके बाद हमें एडजेक्टिव क्लॉज भी स्टार्ट करनी है ना, फिर इसके बाद हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में जानेंगे। देखिए, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, इसको बोलते हैं सापेक्ष क्रिया विशेषण या फिर संबंधवाचक सापेक्ष क्रिया विशेषण। देखो, यह एक ऐसा शब्द होता है जो क्रिया विशेषण या फिर दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। यह बताता है, क्या बताता है, जो हमारा सापेक्ष क्रिया विशेषण या फिर संबंधवाचक क्रिया विशेषण या सापेक्ष, ये जो बताता है कि क्या बताता है कि क्रिया कैसे, कब, कहां और कितनी मात्रा में हो रही है या फिर होने वाली है। तो यहाँ पर ये सब चीज हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी रिलेटिव एडवर्ब्स। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिख रखे, मैंने इनकी इंग्लिश नहीं लिख रखी। क्यों नहीं लिख रखी, क्योंकि आप इनकी इंग्लिश एडजेक्टिव क्लॉज में अभी इसके दूसरे पोर्शन में बेहतर समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने हिंदी इस वजह से लिख रखी है ताकि आप अच्छी तरीके से समझें। तो देखिए, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो क्या है यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वह क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन वो तेज दौड़ने की क्रिया कर रहा है, तेज दौड़ने की क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। राम आराम से सो रहा है, तो राम
क्रिया कर रहा है, सोने की क्रिया कर रहा है, लेकिन वो क्रिया किस तरीके से कर रहा है, वो कर रहा है आराम से सोने की क्रिया। तो यहाँ पर ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो गया। इसके बाद यह है बहुत सुंदर है। कोई भी चीज कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, यदि कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है तो वो हमारी रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगी। तो देखो यह सुंदर है, कैसी, मतलब बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर बहुत आ गया। वह अत्यधिक बीमार है, देखो वह बीमार है, अमूमन सभी पर्सन्स बीमार रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा बीमार रहता है वो हमारी रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगी। तो यहाँ पर वह बीमार है, अत्यधिक बीमार है। देखिए ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स रह गया था जो मैं आपको बताना भूल गया था, रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन में आपको बताना भूल गया था। तो देखो इसमें एक सेंटेंस रह गया था, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ एक बार ध्यान फिर से दें, मुझे वह लड़की पसंद है। यहाँ पर ये सेंटेंस है, मुझे वह लड़की पसंद है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो देखो मुझे वह लड़की पसंद है, या फिर मैं वह लड़की पसंद करता हूँ। तो देखो आई लाइक दैट गर्ल, आई का मतलब मुझे, लाइक पसंद है, या फिर मैं पसंद करता हूँ, दैट गर्ल उस लड़की को, या फिर वह लड़की, हुम का अर्थ देखो यहाँ पर क्या है, हुम का अर्थ है जिसे। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, देखो ये लिख रहा है जिसे, जिसे लिख रहा है, तो जिसे के लिए यहाँ पर आ गया हु, क्या आ गया, हु आ गया। और यहाँ पर हुम भी लगा सकते हैं, देखो यहाँ पर हुम लगा दो, यहाँ पर हुम आ गया, सॉरी ये रहा हुम, जिसे या जिसको, तो यहाँ पर हुम लगा दिया। तो देखो यहाँ पर क्या लगा दिया, हुम। आई हैव नेवर, आई का मतलब मैंने, हैव नेवर सीन कभी नहीं देखा था, बिफोर पहले, मैंने कभी पहले नहीं देखा था। तो चलिए हमने एडजेक्टिव क्लास में क्या जाना, बहुत कुछ जाना, रिलेटिव प्रोनाउन जाना, इसके बाद हमने रिलेटिव एडवर्ब जाना। अब हम इन सब चीज को जानने के बाद एडजेक्टिव क्लास जानते हैं। तो आइए अब हम एडजेक्टिव क्लास डिटेल में स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने एडजेक्टिव क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स को जाना। यहाँ पर उनके ही मैंने रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स के कुछ यहाँ पर ऐसे शब्द लिख रखे हैं जिनका यूज एडजेक्टिव क्लासेस के वाक्यों में बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे जो या जिसने, उसके लिए हम हु लगाएंगे, जिस आ जाए तो हुम लगाएंगे, जो आ जाए तो विच आएगा, अगर की शब्द आता है तो उसके लिए हम भाई लगाते हैं। इसके बाद जहां आ जाए तो उसके लिए वेयर, और जब आ जाता है तब उसके लिए हम वैन लगाते हैं। जिसकी आ जाए तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, हुज लगाते हैं। तो चलिए इन वाले शब्दों के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनका यूज करते हैं। 12 टेंसेस का ही खेल है इसमें सब, कोई भी टॉपिक्स हो या फिर साइंस में या फिर कहीं पे भी, हर एक चीज के लिए अपना एक रूल्स चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी 12 टेंसेस का रूल्स होगा। तो बनाते हैं इन एग्जाम्पल्स को, ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट्स। मैं उस लड़के को जानता हूँ, तो यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले आई, जानने के लिए लगा देंगे नो, आई नो। देखो बहुत आसानी से बना रहा हूँ मैं, सिंपल तरीके से। आई नो मैं जानता हूँ, दैट बॉय, दैट बॉय उस लड़के को। अब यहाँ पर आ गया जो, जो के लिए यहाँ देख लो क्या, जो या जिसने। अच्छा जो शब्द को छोड़ दो, यहाँ पर जिसने लगाते हैं, तो देखो वाक्य किस तरीके से निकलता है, मैच करता है या नहीं। मैंने यहाँ पर जो या जिसने लिख दिया है, तो एक बार ये भी तो देखें कि यहाँ पर उस शब्द को हटाकर दूसरा शब्द यूज करते हैं तो सेंटेंस मैच होता है या नहीं। देखो मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने कल यहाँ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ सेंटेंसेस में यूज होता है उनका, कोई बात नहीं है, आगे ध्यान से देखेंगे। जिसने कल यहाँ आया था, नहीं बनना ना, तो यहाँ पर जो कल यहाँ आया था, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं उसमें इसको हटाकर किसी दूसरे सेंटेंस को ऐड कर दे तो वहां पर वो अर्थ सेम रहता है। तो देखो आई नो मैं जानता हूँ, दैट बॉय उस लड़के को, हु का अर्थ होगा जो, आने की अंग्रेजी क्या है, आया था, तो आने की कम होती है लेकिन यहाँ केम हो जाएगा, हु केम, जो आया था, हेयर यहाँ पर यस्टरडे लगा देंगे। तो देखो सभी स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स में इस तरीके से होता है इन शब्दों का यूज। आगे यह वही लड़की है जिसने भाषण दिया था, तो इसको बनाएंगे तो दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिसने, जिसने के लिए देखो कहाँ है यहाँ पर, जिसने के लिए ये हुआ आ गया, देखो आ गया नहीं आ गया, जिसने या जो भाषण दिया था। अब ये दूसरे वाले में जो और पहले वाले में जिसने मैच नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी इनकी इंग्लिश सेम आएगी, जरूर आएगी। तो दिस इज द गर्ल हु, जिसने भाषण दिया था, जिसने भाषण दिया था, ए स्पीच। डिलीवर्ड, देखो यहाँ पर हुआ आ गया। इसके बाद देखो क्या है, यह वही किताब है जो कल मैंने खरीदी, तो इसको भी बनाएंगे, बहुत सिंपल है। तो दिस इज द बुक, यह वही किताब है, देखो जो आ गया, जो मैंने खरीदी थी, तो जिसको मैंने खरीदा था। यहाँ पर अब जिसने नहीं आ रहा, तो अब यहाँ पर जो आ रहा है, तो हु का अर्थ होगा जो।
आई बॉट, खरीदी थी, yesterday, जो मैंने कल खरीदी थी। यहाँ पर जो नहीं आएगा, यहाँ पर विच आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो के लिए यहाँ पर विच, जिसको, ये जो किताब मैंने खरीदी थी, यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर बनाएंगे दिस इज द रीजन, यही कारण है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। तो अब यहाँ पर की शब्द आ गया, तो की अंग्रेजी ज्यादातर दैट होती है। यहाँ पर देखो की शब्द की अंग्रेजी भाई आ गया, तो यहाँ पर की अंग्रेजी लगा देंगे भाई। यहाँ पर नहीं की अंग्रेजी कैसे मैच करेंगे? तो देखो कोई, कोई भी और नहीं, इन शब्द के लिए हम यहाँ पर नोबडी लगाते हैं, नोबडी। कोई भी, लाइक्स, पसंद करता है उन्हें। तो ऐसे सेंटेंस में भाई का यूज हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स इस तरीके से यूज होता है। यह वही आदमी है, तो दिस इज द मैन, देखो दिस इज द मैन, यह वही आदमी जिसकी कार, तो देखो यहाँ पर जिसकी की अंग्रेजी हुज आ गया, तो यहाँ पर लगा दो हुज, जिसकी कार, जिसकी कार चोरी हो गई थी, तो यहाँ पर लगा देंगे वाज स्टोलन, तो यहाँ पर हुज आ गया। तो ये सब हमारा एक प्रकार से एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव और हमारी क्या नाम है, रिलेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। देखो यह वही समय है जब वह कॉलेज जाता है, तो इसको बनाएंगे दिस इज द टाइम। जब के लिए यहाँ पर देखो क्या, जब के लिए वहन है तो लगाओ वहन, दिस इज द टाइम वहन जब वह इस कॉलेज जाता है, तो ही गोज, फिर लगा यहाँ पर टू कॉलेज, तो यहाँ पर वहन आ गया। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं। चलिए हमने क्या करा, हमने एडजेक्टिव क्लास को भी जान लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब क्लास को भी जानते हैं ठीक इसी की तरह। तो आइए एडवर्ब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम जानते हैं एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास का यूज किस तरीके से होता है, सबसे पहले इसकी पहचान जानो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एडवर्ब क्लास इसको बोलते हैं, देखो क्लास को तो बोलेंगे वाक्य, उपवाक्य, खंड या फिर अनुच्छेद। एडवर्ब को बोलेंगे क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, इसका जो मतलब पहचान होती है, एक ऐसा आश्रित उपवाक्य जो किसी वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह वर्ग करता है या फिर कार्य करता है, एडवर्ब क्लास कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा एडवर्ब क्लास कहलाता है। यह उपवाक्य मुख्य वाक्य को संशोधित करता है। जैसे कि संशोधित का अर्थ होता है कि पहले वाले वाक्य में जो कुछ हमने बोला, उसके बाद जो भी हम वाक्य को बोलेंगे उसके बीच में, जैसे कि ये शब्द आते हैं क्रिया विशेषण में, कहाँ गया, कब, कहाँ या फिर क्यों, यदि ये शब्द आते हैं तो इससे पता चलता है कि पहले वाली चीज को बोलने के बाद कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें ये शब्द ऐड हो रहे हैं वहां पे। तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशंस होती हैं, यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर रूल्स होते हैं। तो देखो पहला वाला है टाइम, टाइम को बोलते हैं समय। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस मैंने इसी तरीके से लिख रखे हैं जिस तरीके के इनके हेडिंग है। देखो यहाँ पर टाइम है तो टाइम के ऊपर वाक्य है, यहाँ पर फिर प्लेस स्थान, स्थान के ऊपर वाक्य है, तो ऐसी कंडीशन स्थिति या फिर शर्त के ऊपर वाक्य है। यहाँ पर विरोध कॉन्ट्रास्ट के ऊपर है, और ऐसे ही यहाँ पर रीजन है कारण, यहाँ फिर रिजल्ट या परिणाम, परपोज उद्देश्य या फिर कंपैरिजन तुलना, इसके बाद मैनर्स ढंग। ये सेंटेंस इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझे। तो चलिए अब हम पहले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। देखो टाइम, टाइम को बोलते हैं समय। जब तक वह यहाँ आए इंतजार करो। तो माय डियर स्टूडेंट्स मेरी बात का अच्छी तरीके से ध्यान दें। देखो इंतजार करो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। देखो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ और पहले से स्टार्टिंग से जब से मैंने अपने YouTube चैनल में अपने आप को खुद मैंने टाइम दिया है, तब से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, आज भी फिर बता रहा हूँ। यदि किसी भी वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस का यूज होता है तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस को हम स्टार्टिंग से ही बनाते हैं। तो इंतजार करो, तो इंतजार की होगी वेट, वेट का होगा इंतजार करो। हियर यहाँ पर इंतजार करो, जब तक के लिए लगा देंगे टिल, जब तक वह आए, तो सी कम्स, सी कम्स। यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये टिल आ गया। अब देखो ये सेंटेंस इस तरीके से, जब तक वह आए, यहाँ इंतजार करो, तो ये समय के ऊपर बात होगी। किसके ऊपर? समय के ऊपर। जब तक वह आए यहाँ इंतजार करो, तो ये सेंटेंस हमारा टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? देखो तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, जिस जगह पर वो जाएगा वहां पर स्थान का यूज होगा। तो कैसे बनाएंगे? तुम के लिए यहाँ पर लगाएंगे यू, फिर लगाएंगे यहाँ पर कैन, फिर लगा दो गो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। वेयर लगा दो यहाँ पर,
जहां तुम्हारी इच्छा है, जहां तुम्हारा मन है, तो वेयर यू लाइक, जहां तुम्हारा मन करता है वहां पर जाइए। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कंडीशन, शर्त या फिर स्थिति। इस सेंटेंस में बहुत सारी चीज है, देखो क्या है, यदि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। देखो यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, देखो इसमें शर्त है, शर्त भी दे रखी है, और यहाँ पर हमारी एक स्थिति है। पहले पढ़े, दोबारा करेंगे रिपीट। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो ये एक प्रकार से किसी की एडवाइस भी है, तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये एक शर्त है, हमारी स्थिति है। स्थिति क्या है, हम मेहनत नहीं करेंगे तो फेल होंगे, और अवश्य होंगे। यदि हम किसी भी वर्क को डीपली नहीं करेंगे, उस पर अच्छी तरीके से प्रोग्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम आगे के लिए नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखो यदि के लिए यहाँ पर इफ लगाएंगे, इफ के बाद लगाएंगे यू। देखो यहाँ पर मैंने आपको अपने YouTube चैनल TS Study 21 में अभी तक नहीं बताया कि दो वाक्य यदि से स्टार्ट होते हैं, पहला वाक्य यदि से स्टार्ट होता है और दोनों में फ्यूचर की बात हो, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में यदि या फिर अगर वाले वाक्य आ जाते हैं, तो ऐसे वाक्य पहला वाला जो स्टेप होता है हमारा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। एफर्मेटिव में है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस, यदि प्लूरल सब्जेक्ट तो उसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि नेगेटिव सेंटेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी सब्जेक्ट सिंगुलर के अकॉर्डिंग, और हमारी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का यूज करेंगे, और बाकी का हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो देखिए इफ यदि यू डू नॉट, इफ यदि यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो देखो फेल हो जाओगे। यहाँ पर ये चीज नहीं दे रखा कि कौन फेल हो जाओगे, यहाँ पर हमें यही सब्जेक्ट यहाँ पर दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो यू फिर लगा दो यहाँ पर विल, इसके बाद लगा देंगे फेल, यू विल फेल। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए इसके बाद कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध। देखिए यद्यपि वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है, इतना अमीर होने के बाद वो खुश नहीं है, तो ये एक प्रकार से विरोध है। तो देखो यद्यपि के लिए यहाँ पर लगाएंगे आल दो, क्या लगाएंगे, आल दो, यद्यपि वह अमीर है, तो देखो आल्दो ही इज रिच, फिर भी वह खुश नहीं है, तो कॉमा लगा देंगे। तो फिर क्या लगाएंगे, ही इज, इसके बाद लगा दो नॉट, फिर लगा देंगे हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो ये एक प्रकार से विरोध वाली बात हो गई। अब चलिए अब हम यहाँ पर रीजन वाली बात करते हैं। देखिए रीजन वाला सेंटेंस किस तरीके से है, देखो यहाँ पर वह स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वह बीमार है। ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, देखो यहाँ पर रीजन है, रीजन का अर्थ होगा कारण। देखो वह स्कूल नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ये एक कारण है। क्या कारण है, यहाँ पर तो सेंटेंस लिखा हुआ है पहला वाला, वह स्कूल नहीं जाएगी, उसका कारण पता हो तभी तो पता चलेगा, क्योंकि वह बीमार है, तो ये एक प्रकार से कारण है। तो देखो कैसे बनाएंगे, वह स्कूल नहीं जाएगी, तो यहाँ पर बनाएंगे सी विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि के लिए लगा देंगे बिकॉज क्योंकि सी इज इल, सी इज इल, यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसमें ये बिकॉज शब्द आ गया। देखो इस वाले सेंटेंस में आल्दो आ गया, पहले वाले में इफ आ गया, फिर इससे ऊपर वाले में वेयर आ गया, फिर इसमें टिल आ गया। ये सब हमारे एडवर्ब के राज्य से जुड़े हुए हैं। अब देखो रिजल्ट होता है परिणाम, वह इतनी कमजोर है कि पास नहीं हो सकती, वह इतनी कमजोर है कि पास नहीं हो सकती, ये एक परिणाम है, ये एक रिजल्ट होता है हमारा। तो देखो सबसे पहले लगाएंगे सी, फिर बनाएंगे इसे इज, फिर लगाएंगे सो, फिर लगाएंगे बीक, सी इज सो बीक। की के लिए यहाँ पर लगा देंगे दैट, सी इज सो बीक दैट, पास नहीं हो सकती, तो सी यहाँ पर लगा दो कैन, फिर लगा देंगे नॉट, इसके बाद लगा दो पास, सी कैन नॉट पास। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी एक प्रकार से रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है परपोज, इसका अर्थ होगा उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, वह तेज दौड़ा ताकि ट्रेन पकड़ सके। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो अपनी जो डाल रखी है यूज ऑफ मे माइट, उस वाले सेंटेंस में मैंने ये करा रखा है मे और माइट का यूज। देखिए मे का यूज कब होगा, मे का यूज जब होता है जब किसी भी वाक्य में कोई अंदर आने के लिए या फिर अनुमति या फिर मतलब संभावना वगैरह के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं मे का। मे का किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि कोई अंदर आए किसी भी रूम में आए तो वहां पर परमिशन वगैरह के लिए क्या लगाते हैं, मे आई कम इन, तो वहां पर एक अनुमति लेना। इसके बाद बारिश हो सकती है तो वहां पर क्या लगाएंगे, हम वहां पर लगाएंगे हम सेंटेंसेस में। देखो किस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस वगैरह हम बनाएंगे। तो देखो इसका हम
यहाँ पर बताते हैं वह तेज दौड़ा ताकि ट्रेन पकड़ सके। तो यहाँ पर जब उद्देश्य प्रकट हो, क्या हो, उद्देश्य प्रकट हो, तब यहाँ पर हम सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, वह तेज दौड़ा। तो देखो ताकि ट्रेन पकड़ सके, उसका मेन उद्देश्य, उसका मेन पर्पोज क्या है, ट्रेन पकड़ना है। तो देखो किस तरीके से बनाएंगे, तो ही का अर्थ होगा वह, रैन का मतलब दौड़ा, रन होता है दौड़ने के लिए, लेकिन सेकंड आ जाएगी रैन, दौड़ा, फास्ट लगा देंगे तेज, वह तेज दौड़ा ताकि ट्रेन पकड़ सके, ताकि के लिए यहाँ पर लगा देंगे सो दैट ट्रेन पकड़ सके। तो ही के बाद लगा देंगे माइट, ही माइट, देखो ही माइट कैच, ही माइट कैच, फिर लगा देंगे द और फिर लगा देंगे ट्रेन। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर शुरू वाली क्रिया यदि हमारे पास्ट टेंस में है तो वहां पर माइट हो जाएगा मे के स्थान पे। यदि यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं है दूसरा वाला, ऐसी है क्या मैं अंदर आ जाऊं, आज बारिश हो सकती है, यहाँ पर हम मे का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम कंपैरिजन की बात करते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। पायल अलका से लंबी है, तो यहाँ पर एक तुलना ही तो करी जा रही है कि ये इससे लंबी है, ये इससे निपुण है। यदि किसी सेंटेंस में ये आता है कि तुम अशोक से लंबे हो, तुम मीरा से अधिक चालाक हो, तुम सुरेश से अधिक चतुर हो, तो ये सेंटेंस एक तुलना के ऊपर बोला जाता है। तो देखो पायल, पायल के लिए यहाँ पर पायल ही लगेगा, पायल इज, लंबे के लिए लगेगा टालर, पायल इज टालर। यहाँ पर से के लिए लग जाएगा देन, देन कब लगता है, देन जब लगता है जब किसी की किसी से तुलना करी जाए। पायल इज टालर देन अलका, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। तो देखो यहाँ पर ये कंपैरिजन वाली बात होगी। अब है मैनर्स, मैनर्स का मतलब होता है ढंग, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, देखो यहाँ पर बनाएंगे इसे यू मे डू एज यू लाइक, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो ये एक प्रकार से एक ढंग होता है, कोई भी काम किसी भी तरीके से करा जाए तो वो एक प्रकार से ढंग होता है। चलिए हमने पिता क्लास में, क्लास के आधार पर हमने सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ा। लास्ट वीडियो में हमने काइंड्स पढ़े थे क्लास के, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, फिर हमने उसके बाद आज पढ़ा है क्लास के आधार पर सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज के लिए फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक बात मेरी आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, अब जो हमारा अगला न्यू टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा जो न्यू टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो आएगा डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसे आप सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल एक रिक्वेस्ट और है आपसे जो हमेशा रहती है कि ये हमारा जो चैनल है TS स्टडी 21, प्लीज इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा वीडियो वगैरह डाली गई आपको कभी नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।